So till now we have studied the respiration process, anaerobic respiration, types of respiration, everything we have studied. In this lecture we are going to study the mechanism of breathing. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी ब्रीदिंग पढ़ लिया कि ब्रीदिंग क्या होती है. अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे होती है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कैसे उसको वो किया जाता है. तो उसके पहले आप उसके पहले एक बेसिस पढ़ लीजिए, यानी एक नोट लिख लीजिए या पढ़ समझ लीजिए कि कभी भी एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. इस बात को याद कर लीजिए. हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. इसी मैकेनिज़्म पे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है. आइए पढ़ते हैं. देखिए होता क्या है, हमारा जो थोरैसिक कैविटी है जिसमें कि लंग और हार्ट आता है. ठीक है, थोरैसिक कैविटी ये पार्ट है, ये वाला थोरैसिक कैविटी है, इसमें लंग और हार्ट आता है. ठीक है, लंग्स एंड हार्ट्स आते हैं, हार्ट आता है और लंग्स आते हैं. 2 लंग्स, 1 हार्ट और थाइमस पीछे ग्लैंड, इसमें आता है थोरैसिक कैविटी. इस थोरैसिक कैविटी के नीचे यानी ये जो पार्ट होता है, इसमें स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारा कुछ आता है. ये होता है एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, अब आपको एक ब्लैक कलर की आउटलाइन दिख रही है, एक्चुअली मस्कुलर डायफ्राम है, मसल का डायफ्राम, यानी एक डोम शेप्ड, इस गुंबद की तरह एक मस्कुलर मसल का बना हुआ डायफ्राम है. ठीक है, ये क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है और इसी का रोल होता है ब्रीदिंग में. कैसे? अब देखिए होता क्या है ब्रीदिंग में. सबसे पहले हम लोग इनहेलेशन पढ़ेंगे, सांस अंदर कैसे लेते हैं. देखिए जो आपका डोम शेप डायफ्राम ये कंट्रैक्ट कर जाता है, ऐसे हो जाता है, तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम क्या हो गया, अब बढ़ गया. ठीक, और जो ये आपकी रिब्स होती हैं, जो ये रिब्स हैं, देखिए ये चीज़ जो रिब्स हैं, ये सारी जो है वो रिब्स हैं, ये वाली, ये बाहर की तरफ मूव कर जाती है. जैसा कि आपको एरो भी दिख रहा है, ये वाला बाहर की तरफ का, ये बाहर की तरफ मूव आउट कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम ऐसे था, ऐसे कंट्रैक्ट कर गया, ये वॉल्यूम एक बढ़ा दिया, प्लस रिब्स जो बाहर की तरफ चली गई, ये वाली, ये भी वॉल्यूम बढ़ा दी. अब एक प्रिंसिपल है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, अपने आप घट जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनहेलेशन में, इनहेलेशन में लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं. 2 तरीके से, एक डायफ्राम को ऐसे कंट्रैक्ट करा दे रहे हैं और रिब्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड भेज दे रहे हैं. तो क्या हो रहा है, इससे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम जो है ये बढ़ जा रहा है. और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, अभी प्रिंसिपल बताया कि प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घट गया. अभी हम लोग कुछ देर पहले आपको बताया स्टार्टिंग में कि जहाँ पे भी प्रेशर घटता है तो प्रेशर जो एयर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है. यानी जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो इलाका है, इसमें प्रेशर क्या है, ज़्यादा हो गया, और अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया. तो प्रेशर कम हुआ तो एयर क्या होगी, एयर बाहर से अंदर की तरफ रश कर जाएगी, एयर बाहर से एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में. तो ये मैकेनिज्म हो गया इनहेलेशन. ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल कैसे करते हैं एयर को. एक्सेलेशन कैसे होता है, उल्टा हो जाएगा, यानी डायफ्राम जैसे कंट्रैक्ट किया था ये रिलैक्स कर जाएगा वापस, जो रिब्स बाहर की तरफ गई थी वो इनवर्ड आ जाएंगी. तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया. अब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी अब बाहर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और कंपैरिजन टू इनसाइड प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो एयर बाहर की तरफ मूव आउट कर जाएगी. समझ गया बात को, तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी. ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलेशन. तो एक्सेल और इनहेल कैसे करते हैं आपको सब समझ में आ गया, मैकेनिज्म क्या है. ठीक, थैंक यू.